हम अपने मुख्य अतिथि आदरणीय विपिन बिहारी पाठक जी का इंतजार कर रहे हैं। वो शीघ्रता से वो हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। जैसे ही उनके आगमन की सूचना मिल जाती है, वैसे ही हम अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे। आदरणीय आदरणीय विपिन बिहारी पाठक जी हमारे बीच मौजूद हैं और अगर अनुमति है तो हम इस कार्यक्रम को शुरू करें। जी भाई साहब, अवश्य। अच्छा, नमस्कार भाई साहब। प्रणाम भाई साहब। प्रणाम प्रणाम। जी, मैं इस सूचना के साथ यह कार्यक्रम आरंभ करने की अनुमति चाहता हूं कि हमारे कुलपति महोदय प्रोफेसर नागेश्वर राव जी जल्द ही हमारे साथ जुड़ेंगे। अभी वो एक सम्मेलन में व्यस्त हैं और जैसे ही वो सम्मेलन समाप्त होगा वो जुड़ जाएंगे और उनका आशीर्वाद हम लोग प्राप्त करेंगे। मैं इस कार्यक्रम को आरंभ करता हूं। आज हम लोग जिस उद्देश्य से यहां उपस्थित हुए हैं वह बड़ा ही पुण्य और महनीय कार्य है। मैं भारतीय साहित्य का पाठक हूं, प्रशंसक हूं, भक्त हूं। हमारा भारतीय साहित्य इतना समृद्ध है, इतना विशाल है, इतना उदार है कि हम उसे अपनी अंजुरी में नहीं समा सकते। इसलिए थोड़ा बहुत जो प्रयत्न मैं करता रहता हूं सीखने की, समझने की, उसी कड़ी में आज स्वतंत्रता संग्राम और प्रवासन अध्ययन केंद्र की ओर से हमने आधुनिक तमिल कविता के प्रणेता सुब्रमण्यम भारती जी के को याद करने का निश्चय किया और हमने ये सोचा कि इसके लिए हम सब मिलकर बैठे। आज के इस कार्यक्रम का यही मकसद है। तो सबसे पहले जो कार्यक्रम का आरंभ किया जाता है, स्वागत से मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता विपिन बिहारी पाठक जी। आप ऋषि हैं। अगर आपको ये देखना है, आपको यह जानना है कि ऋषि कैसा होता है, तो आप मिलें विपिन बिहारी पाठक जी से। आप मूलतः बीकानेर से हैं और पत्रकारिता में स्वर्ण पदक के साथ 5 विषयों हिंदी, इतिहास, पत्रकारिता, दर्शन शास्त्र और समाज शास्त्र में स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त की। अध्ययन के पश्चात राष्ट्र सेवा एवं समाज कार्य के निमित्त अपना पूरा जीवन अविवाहित रहते हुए भारत माता के चरणों में समर्पित कर दिया है और राष्ट्रीय सेवक संघ के प्रचारक बनकर विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए
वर्तमान में अखिल भारतीय साहित्य परिषद की केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य एवं संगठन मंत्री राजस्थान का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। आपका केंद्र जयपुर, आकाशवाणी, दूरदर्शन पर विभिन्न साहित्यिक परिचर्चाओं में आपका सक्रिय संलग्नता रहती है। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आप लगातार लिखते रहते हैं। साहित्य संवर्धन यात्राओं में आपने कंबोडिया, थाईलैंड, नेपाल इत्यादि देशों की यात्राएं भी की हैं। आप एक चिंतक, विचारक और कुशल वक्ता हैं। आपकी पहचान एक मोटिवेशनल स्पीकर की है। एक बात मैं बताना चाहूंगा जो शायद बहुत लोगों को मालूम नहीं होगी, ये व्यक्तिगत बात है विपिन बिहारी पाठक जी के बारे में, लेकिन मैं आपसे ये साझा करना चाहता हूं। विपिन जी, आदरणीय विपिन जी, हम लोग की तरह सामान्य रूप से भोजन ग्रहण नहीं करते और लगभग उन्होंने भोजन छोड़ रखा है। और फिर भी मैंने कहा ना, ऋषि सहज रूप से सक्रिय जीवनचर्या निर्वहन कर रहे हैं। भोजन के रूप में आप केवल निर्वहन करने के लिए शरीर को थोड़ा बहुत शक्ति प्रदान करने के लिए, ताकि मस्तिष्क रहे और भारत माता की आप सेवा करते रहें, थोड़ा सा कुछ तरल पदार्थ, थोड़ा सा फल या सलाद ले लेते हैं। पका हुआ भोजन तो आप करते ही नहीं। बहुत मुश्किल है ये तपस्या, बहुत मुश्किल है। एक बात मैं और बताना चाहता हूं कि आपने अपना देह दान कर दिया है, चिकित्सीय शोध के लिए अपना देह दान कर दिया है। मैं प्रणाम करता हूं ऐसे ऋषि को, अभिनंदन करता हूं और मैं आज ये घोषणा करता हूं अपने बारे में कि मैं विपिन बिहारी पाठक जी से प्रेरणा प्राप्त कर मैं भी घोषणा करता हूं कि मैं भी अपना देह दान करूंगा। और जब यह शरीर में प्राण और आत्मा नहीं होगी मेरे, तो यह श्मशान घाट नहीं जाएगा मेरा शरीर, बल्कि किसी अस्पताल में जाएगा, या अगर मेरे अल्प प्राण बचे रहेंगे तो किसी के काम आएगा। किसी को मेरी आंख मिल जाएगी, किसी को मेरा हृदय मिल जाएगा। तो मैं आज आपसे भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत प्रेरणा लेकर मैं आज ये घोषणा कर रहा हूं और आपसे मैं दिशा निर्देश लेकर यह कैसे किया जाए इस पर मैं आगे बढ़ूं। तो मैंने इस ऋषि से प्रेरणा ली, आप लोग भी प्रेरणा ले, और ऐसा ऋषि हमारे सामने उपस्थित है। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और आपका स्वागत करता हूं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के मंच पर। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मैं भाई साहब आपको बताना चाहता हूं कि यह हमारा कार्यक्रम केवल भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में प्रसारित हो रहा है। हमारे पास फेसबुक है, हमारा एक चैनल है ज्ञान दर्शन। वो एसेंशियल कैरी चैनल है। मतलब ये कि सभी जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो सेवा देने वाले हैं, उनको सबको अपना चैनल चलाना होता है। ये चैनल चलेगा ही, ज्ञान दर्शन। ये भारत सरकार का चैनल है
जो इग्नू चलाता है। इग्नू इसका नोडल एजेंसी है और हम अपने संचार केंद्र से इसे संचालित करते हैं। तो हमारा ज्ञान दर्शन पर भी ये चल रहा है। तो हमारे तमाम विद्यार्थियों का मैं स्वागत करता हूं, तमाम दर्शकों और श्रोताओं का। और हमारे जो 56 क्षेत्रीय केंद्र हैं, चहुओर पूरे भारत में स्थापित, वहां जितने भी क्षेत्रीय निदेशक आज उपस्थित हैं, मैं सबका सम्मान करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। कुछ लोग सीधे जुड़े हैं, कुछ लोग स्ट्रीमिंग के जरिए जुड़े हैं, कुछ लोग फेसबुक के जरिए जुड़े हैं और कुछ लोग ज्ञान दर्शन के। मैं सबका अभिनंदन करता हूं। अपने कुछ साथियों को मैं देख रहा हूं। प्रिय बंधु प्रोफेसर चंदन कुमार जी, वे तो मेरे छोटे भाई हैं और छोटे तो हैं मुझसे, लेकिन मैं उनसे परामर्श लिया करता हूं। वे इतने प्रबुद्ध हैं, वे इतने परिपक्व हैं, सुधी हैं और शांत मन के हैं। मैं उत्तेजित होने वाला व्यक्ति हूं, मैं क्रोधित होने वाला व्यक्ति हूं, लेकिन जब मैं चंदन जी से बात करता हूं तो वो, मैंने कहा ना, मुझसे उम्र में छोटे हैं, मेरे छोटे भाई की तरह, लेकिन उससे बात करके दुर्वासा जैसा क्रोधित व्यक्ति भी शांत हो जाए, मैं तो उसमें कुछ नहीं। बराबर मेरी चिंताओं का शमन करते हैं और हम लोग बार बार साथ चलने का प्रयास करते हैं। और एक प्रखर वक्ता है, चिंतक है। आज हमारे इस कार्यक्रम में आप इस कार्यक्रम का समाहार करेंगे, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आप हमारे मंच पर कई बार आ चुके हैं और लगातार आते रहते हैं। अब तो आप इग्नू के ही हैं, इसलिए मैं आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारे कुलपति प्रोफेसर नागेश्वर राव, आप, जब भी मैं कोई प्रस्ताव लेकर अपने कुलपति के पास जाता हूं, अपने, मैं उनको कुलगुरु कहना ज्यादा पसंद करता हूं। जब मैं अपने कुलगुरु के पास जाता हूं और मैं उन्हें अपना गुरु मानता हूं, क्योंकि वे लगातार मुझे प्रेरित करते रहते हैं, प्रशिक्षित करते रहते हैं, सिखाते रहते हैं, इस तरह काम करो, ऐसे काम करो। प्रबंधन के, भारत के वरिष्ठ अध्यापक होने के नाते, वरिष्ठतम अध्यापक होने के नाते कैसे प्रबंधन किया जाता है, मृदु स्वभाव उनका ऐसा है कि हम सब मुग्ध और मोहित हुए बिना नहीं रह पाते। मैं वंदन करता हूं अपने कुलपति महोदय का, जो जल्द ही जुड़ेंगे और अपना आशीर्वचन प्रदान करेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा कि सुब्रमण्यम भारती का आज जन्मदिन है। 11 दिसंबर 1882 को उनका जन्म हुआ था। इनके बारे में तो हमारे दो वक्ता हैं, वो अपनी बात कहेंगे। कितनी व्याप्ति थी उनमें, वे कन्याकुमारी से लेकर और जम्मू एंड कश्मीर तक उनका फैलाव था। दक्षिण में अगर उनका जन्म हुआ तो काशी में उनका संस्कार हुआ, वहां उन्होंने शिक्षा पाई। भारत उनके हृदय में, भारत उनकी आत्मा में। और तमिल के जितने भी विद्वान हैं, जितने भी तमिल भाषा भाषी हैं, अगर उनसे प्रेरणा लें, या जो भारत माता कहने में जो संकोच करते हैं, अगर वे उनसे प्रेरणा लें, तो निश्चित रूप से अज्ञान में फंसे हुए व्यक्ति अपनी भारत मां को पहचान सकेंगे और यह समझ सकेंगे कि भारत मां की अगर हम रक्षा नहीं कर सकते हैं तो हम कहीं नहीं जा सकते, हमें गर्त में जाना ही है। मैं एक
कविता का वाचन करता हूं। आपका बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन जिस तरह जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी भारत को रच रहे थे, प्रेमचंद भारत को रच रहे थे, प्रेमचंद और सुब्रमण्यम भारती का समय लगभग एक है। थोड़ा सुब्रमण्यम भारती जी को बहुत कम समय मिला, बस 39 वर्ष की आयु में। पार्थिव रूप से वो हमारे बीच नहीं रहे। तो मैं कविता सुनाता हूं। यह है भारत देश हमारा। चमक रहा उत्तुंग हिमालय, यह नगराज हमारा ही है। जोड़ नहीं धरती पर जिसका, वह नगराज हमारा ही है। नदी हमारी ही है गंगा, प्लावित करती मधुरस धारा, बहती है क्या कहीं और भी ऐसी पावन कलकल धारा। देखिए, और किसी नदी की चर्चा नहीं की उन्होंने, गंगा की चर्चा की। दक्षिण का रहने वाला व्यक्ति गंगा के महात्म्य को स्थापित कर रहा है। ये है भारत। सम्मानित जो सकल विश्व में महिमा जिनकी बहुत रही है। अमर ग्रंथ वे सभी हमारे, उपनिषदों का देश यही है। गाएंगे यश हम सब यश इसका, यह है स्वर्णिम देश हमारा। आगे कौन जगत में हमसे, यह है भारत देश हमारा। यह है भारत देश हमारा, महारथी कई हुए जहां पर। यह है देश मही का स्वर्णिम, ऋषियों ने तप किए जहां पर। यह है देश जहां नारद के गूंजे मधुमेह गान कभी थे। यह है देश जहां पर बनते सर्वोत्तम सामान बहुत थे। यह है देश हमारा भारत पूर्ण ज्ञान का शुभ्र निकेतन। यह है देश जहां पर बरसी बुद्ध देव की करुणा चेतन। है महान अति भव्य पुरातन, गूंजेगा यह गान हमारा। है क्या हम सा कोई जग में, यह है भारत देश हमारा। बहुत सारी कविताएं मेरे पास हैं, लेकिन मैं उनको अभी नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि ये जो एक झलक दी मैंने सुब्रमण्यम भारती की कविता में, तो उनकी कविता में, उनकी पत्रकारिता में यह भारत बसा हुआ है। इस पर विस्तार से और गहराई से चर्चा करने के लिए हमारे बीच आदरणीय विपिन बिहारी पाठक जी उपस्थित हैं। उनकी गरिमामय उपस्थिति और उनके वाक सम्मोहन का हम लाभ उठाना चाहते हैं। इसलिए मैं आदरणीय विपिन बिहारी पाठक जी से नमन करता हूं, उन्हें वंदन करता हूं और अनुरोध करता हूं कि आप अपने ज्ञान से, अपनी प्रज्ञा से हमें लाभान्वित करें। आदरणीय विपिन बिहारी पाठक जी। परम सम्माननीय श्रद्धेय कुलपति महोदय जी, भाई परम सम्माननीय प्रोफेसर चंदन चौबे जी, इस कार्यक्रम के सूत्रधार, अपने आदरणीय नागेश्वर राव जी, कार्यक्रम का संचालन करें आदरणीय भाई साहब, सभी को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन और बहुत बहुत साधुवाद एवं धन्यवाद इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में आने का अवसर प्रदान किया और आप सबसे और साक्षात होने का यह परम सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ।
इसलिए इस कार्यक्रम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जुड़े हुए ऐसे सभी सुधीजनों का, विद्वतजनों का कोटि कोटि साधुवाद, प्रणाम, आभार, अभिनंदन। मैं अत्यंत अभिभूत हूं इस कार्यक्रम में सहभाग करके। जिस महामनीषी की आज हम चर्चा करने वाले हैं, जिस महामनीषी के बारे में आज हम और विचार करने वाले हैं, जिन पर संवाद करने वाले हैं, यह वो महासागर है जिस महासागर के बारे में और चर्चा करने के लिए जो अपने यहाँ कई जगह वर्णन आता है। कबीरदास जी महाराज ने भी लिखा है, सात समुद्र को मत्स्य करूं, लेखन सब बन रहा है, सकल मही कागज करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। जिस गुरु के गुणों की कल्पना के बारे में और उनके गुणों के बखान के बारे में वर्णन आता है कि यह और असंभव सा है। सभी समुद्र की अगर शाही बनाई जाए, सभी बन रहा है कि अगर कलम बनाई जाए, सारी मही पर अगर लिखा जाए तो भी, और गुरु का वर्णन संभव नहीं है। श्रद्धेय प्रातस्मरणीय सुब्रमण्यम स्वामी जी का जीवन ऐसा ही है। वास्तव में यह जीवन किसी व्यक्ति का तो जीवन है ही नहीं, यह एक तत्व है, यह एक विचार है, यह एक जीवन मूल्य है, यह एक परंपरा है, यह एक संवाद है, यह एक सेतु है जो जोड़ता है, जो साक्षात कराता है इस राष्ट्र का, इस राष्ट्र के जीवन मूल्यों का, इस राष्ट्र की परंपरा का, इस राष्ट्र की सनातन संस्कृति का, इस राष्ट्र की वह अनुपम अनमोल धरोहर जो हमको विरासत में मिली है और जिसकी पहचान न केवल भारत में, संपूर्ण विश्व जिस विरासत का गुणगान करते हुए और आज भी गाता है, गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यासिते भारत भूमि भागा, स्वर्गापवर्गा स्पद हेतु भूते भवन्तु भूया पुरुषा सुरत्वात्। वह मिट्टी जिसकी गुणगान देवता भी करते हैं, देवता भी जिसका गुणगान करने के लिए तरसते रहते हैं, ऐसी यह भरत भूमि, ऐसी यह दिव्य भूमि, ऐसी यह पवित्र भूमि, ऐसी यह मोक्ष भूमि, ऐसी यह पुण्य भूमि, कर्म भूमि, ऐसी यह धर्म भूमि, ऐसी यह अवतार भूमि, ऐसी यह मानव कल्याण की भूमि जहां पर देवता आने को तरसते रहते हैं। इस भूमि के बारे में जो सहज कल्पना, उस कल्पना से साक्षात कराने का अगर कोई काम कर रहा है, वह काम और किया है विभूतियों में से ही, और आदरणीय परम श्रद्धेय सुब्रमण्यम जी भारती हैं। निश्चित तौर पर जिनका जीवन, मैंने कहा, ये सेतु है, इन्होंने और उस सेतु की भूमिका अदा की है। विश्व को भारत की छवि की पहचान कराने का काम इन्होंने किया है। इनके और साहित्य का तो अथाह भंडार है। मेरी आवाज आ रही है वैसा? जी आ रही है आपकी आवाज, बिल्कुल। हाँ, यहाँ कुछ मिस्टेक बता रहे हैं, फिर मैं बोल रहा हूँ अगर कुछ कैमरे की गड़बड़ी होगी तो भी यहाँ आ रहा था गड़बड़।
हाँ, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। ठीक बात है, बाकी तो कोई खास बात नहीं इन्होंने। और वह जो सेतु का काम किया, अभी आपकी आवाज रुक गई। अभी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। मेरी आवाज आ रही है बराबर में? जी, आ रही है, अब आ रही है। हाँ, बीच में कुछ गड़बड़ हुआ था। इन्होंने उस सेतु का काम किया है, उस परंपरा से नई पीढ़ी को जोड़ने का काम किया है। और इस जोड़ने के काम के कारण से, क्योंकि इनकी रचनाएं इतनी अधिक हैं, कई बार मैं कहता हूं व्यक्ति का जीवन कितना बड़ा या कितना लंबा है यह महत्व की बात नहीं है। महत्व की बात यह है कि व्यक्ति के जीवन की और उसके कृतित्वों की वह परछाई इतिहास पर कितना लंबा अपना असर छोड़ती है, कितनी लंबी अपनी पहचान छोड़ती है, कितना लंबा अपना चित्र छोड़ती है, यह महत्व का विषय है। और यह काम जो इन्होंने किया है वह अद्भुत है, वह अलौकिक है, यह अवर्णनातीत है। महामनीषी ने किया है वह उसी गुरु परंपरा को और एकदम सारे जगत के सामने रखता है। और इस भरत भूमि की जो कल्पना है, इस भरत भूमि की जो पहचान है संपूर्ण विश्व में, यह मोक्ष भूमि है, यह कर्म भूमि है, यह पुण्य भूमि है, यह अवतार भूमि है। इस भूमि से साक्षात कराने का जो कार्य है, इसको कराने का कार्य और श्रद्धेय सुब्रमण्यम भारती जी ने किया है। कोई भी जो राष्ट्रवाद वैसे शब्द सामान्यतया मैं इस और शब्द को राष्ट्रवाद न कह करके इसको राष्ट्रबोध शब्द काम में लेता हूं। वाद में तो फिर भी और संघर्ष है, वाद में फिर भी एक तर्क वितर्क है, वाद में एक प्रतिस्पर्धा है, परंतु बोध में उस तत्व से, उस विचार से, उन जीवन मूल्यों से, उस परंपरा से, उस सार सूत्र से और साक्षात कराने का जो और परम तत्व है, परम ज्ञान है, परम दृष्टि है, वह दृष्टि देने का काम जो बोध का काम करता है वह राष्ट्र बोध है। और वह राष्ट्र बोध का काम जो किया है वह सुब्रमण्यम भारती जी ने किया है। इसलिए वाद में के शब्द की जगह पर अगर ये कहते हैं कि इन्होंने बोध का काम कराया है, तो संपूर्ण भारती का संपूर्ण विश्व के सामने एक बोध के भाव से सारी भारती की जो छवि इन्होंने और विश्व के समक्ष रखी है वह अद्भुत है। सारी दुनिया को उस भूमि के बारे में, जिस भूमि के आगे सारी दुनिया, सारा विश्व नतमस्तक हो जाए, ऐसी उसकी पहचान। इसलिए यह अपने साहित्य में, यह अपनी कविता में और उसका वर्णन करते हैं। और उस वर्णन में यह बहुत ही स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यह भूमि तो माता है। तो माता भूमि पुत्रो पृथ्व्या अहम, इस भाव का संचार अपने साहित्य के माध्यम से करने का जो अद्भुत श्रेय है वह श्रद्धेय सुब्रमण्यम भारती जी को है। कोई भी व्यक्ति काम के लिए खड़ा होता है तो कई बार संसाधनों की समस्या आती है, और हमारे मन में भी कई बार हमारा मन का संकल्प वो कमजोर होता है संसाधनों के अभाव में। एक व्यक्ति क्या कर सकता है, और दूसरी बात कि हमारे पास संसाधनों का अभाव है, संसाधनों के अभाव में तो मेरे द्वारा
कुछ भी संभव नहीं है, मेरे द्वारा कुछ भी करणीय नहीं है, ऐसा मन में कई बार विचार उपज जाता है, ऐसा कई बार विचार खड़ा होता है। इनका जीवन जब देखते हैं तो ध्यान में आता है एक छोटा सा बालक जिसकी लगभग 7 वर्ष की आयु में मां चली गई। थोड़ी सी उम्र बढ़ती है तो उसमें पिताजी का भी और देहावसान हो गया। यानी लौकिक सुख संपदा, लौकिक संसाधनों से और विरक्त और एक प्रकार से वंचित बालक, लेकिन उसने इस राष्ट्र को क्या दिया? इस राष्ट्र को 400 से अधिक रचनाएं दे दी। उनकी रचनाओं का अगर मैं यहाँ पर पाठ करता हूँ, रचनाओं का अगर यहाँ पर विवेचन करता हूं, तो मैंने कहा ना कि यह गुरुगुण लिखा न जाए वाले श्रेणी में चला जाएगा। इतनी सारी रचनाओं में से, चाहे उनका स्वदेश मित्रम होगा, चाहे उनकी चक्रवर्ती होगी, चाहे उनकी इंडिया होगा, चाहे उनका सूर्योदय होगा, चाहे उनका कर्मयोगी होगा, चाहे उनका बाल भारत होगा, ऐसे श्रृंखला को इन्होंने जो खड़ा किया और उस श्रृंखला में से जीवन पर्यंत बहुत अधिक और संसाधनों का न उपयोग करते हुए सीमित संसाधनों में भी एक असीमित संसार इस राष्ट्र और इस समाज को दे दिया अपने यहाँ। और एक दोहा चलता है, तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। मैं समझता हूं साहित्यकार के पास यह अवसर सबसे अधिक होता है, क्योंकि इस शरीर तक को दे दिया तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन शरीर के अलावा तन मन धन देने के बाद और क्या दूं? और देने का काम साहित्यकार कर सकता है। आने वाली पीढ़ियों पीढ़ियों को संस्कारित करने का, मर्यादित करने का, उनको जीवन दृष्टि देने का, उनको इस राष्ट्र समाज इस धर्म के लिए और पावन प्रेरणा लेकर के, उनकी प्रेरणा को जगा करके, उनके आत्मा के और चढ़े हुए आवरण को हटा करके इस राष्ट्र और समाज की जैसी आवश्यकता है वैसा जीवन जीने की प्रेरणा और संकल्प और वह जीवन दृष्टि देने का अगर कोई कार्य करता है तो वह कार्य और वह साहित्यकार कर पाता है, वह साहित्यकार करता है। और यह काम श्रद्धेय सुब्रमण्यम भारती जी ने किया है कि और भी दूं, और भी क्या दूं, तो उस क्या दूं में आचार से उनकी रचनाएं हैं जो उनके जीवन के बाद भी इस राष्ट्र को नहीं, इस संपूर्ण विश्व को और पाथेय प्रदान करती रहेंगी। इस विश्व को पाथेय और देती रहेंगी, जो अभी दे रही हैं और वह सतत देती रहेंगी। चार्जिंग हो नहीं रहा कशा? यह जो और कार्य है, यह जो और कार्य उनके जीवन का है, उनके लिए चर्चा जो आज हम कर रहे हैं, ये इस विशेष बात, इस बात के लिए चर्चा कर रहे हैं कि उन्होंने क्या किया। साहित्य तो निश्चित तौर पर हमको सर्वदूर उनका प्राप्त है, सहज सुलभ भी है, लेकिन यह जो दृष्टि जो है, जिस दृष्टि के कारण से व्यक्ति नर से नारायण बनता है, जिस दृष्टि के कारण से व्यक्ति और एक सामान्य से असाधारण, एक सामान्य से, उनके जीवन के बारे में कई बार चर्चा में कहता हूं मैं कि उनके जीवन की विशेषता यही है, एक साधारण कुल में जन्म लेकर, एक साधारण परिवार में जन्म लेकर, एक सहज साधारण व्यक्ति होकर के उस व्यक्ति ने जो इस राष्ट्र, इस समाज के लिए जो वह असाधारण कार्य किया है, उस असाधारण कार्य की और महत्ता, वह दिव्य है, वह अद्भुत है, वह अनन्य है, वह अपरिमेय है, वह और अद्भुत है अपने यहाँ। और पद प्रतिष्ठा पुरस्कार, इसके लिए आज जो एक संघर्ष चल रहा है, इसके लिए जो एक आज प्रतिस्पर्धा और एक द्वंद्व चल रहा है। आदमी काम कर रहा है तो पद के लिए, काम कर रहा है तो प्रतिष्ठा के लिए, काम कर रहा है तो सम्मान के लिए, काम कर रहा है तो फिर पुरस्कार के लिए। और इस दौड़ में व्यक्ति या साहित्यकार अपने उस मूल जीवन धर्म और पावन परंपरा को भूल गया, जिसका वह वास्तव में और उत्तरदायी है। सुब्रमण्यम भारती जी ने वह जीवन जिया, और वह जीवन जो एक अपने यहाँ कुमन दास जी का आता है, जब उनको सम्राट ने बुलाया, सम्राट के वहां जाकर के वो लौटे
तो पूछा कैसा अनुभव रहा, तो उन्होंने बहुत सहज कहा कि संतन को सीकरी से क्या काम, आवत जात पन्हैया टूटी, विसर गयो हरिनाम। जिनको मुख देखत दुख उपजे, करनो परिबे उन्हें सलाम। कुंभन दास दास गिरधर को मोको एक कृष्ण शिव काम। अब यह जो एक दृष्टि है, वह एक दृष्टि, वह नेक दृष्टि, वह ध्येय दृष्टि, उस ध्येय दृष्टि को जीवन तत्व बना करके और अपने साहित्य के माध्यम से उस तत्व को संपूर्ण राष्ट्र के जन जन तक में घोलने का जो काम, उस घोलने का काम श्रद्धेय सुब्रमण्यम भारती जी ने किया। सिर पर मां का छाया नहीं, सिर पर पिता का छाया नहीं, बालपन में यानी 11 वर्ष की आयु में ही विवाह हो जाना, लेकिन उसके बाद भी अपने इस राष्ट्र कार्य को, अपने इस धर्म कार्य को, अपने इस लोक कार्य को उन्होंने कहा दक्षिण से उठ करके तमिल से और काशी तक की यात्रा पूरी करके, काशी से अपने जीवन और साहित्य की संपूर्ण धाराओं को पूरे और भारत भर में बिखेरने का काम जो उन्होंने किया। इतने बड़े साहित्य के और पुरोधा होते हुए भी, साहित्य के इतने बड़े मूर्धन्य मनीषी होते हुए और इतनी साहित्य की रचनाओं को करते करते भी उन्होंने इस राष्ट्र के स्वतंत्रता के आंदोलन में अपनी सक्रिय सहभागिता निभाई, और सक्रिय सहभागिता नहीं निभाई, जेल तक भी गए। यह सामान्य बात नहीं है। एक व्यक्ति एक जीवन में इतना काम कैसे कर सकता है? एक व्यक्ति एक जीवन में इतनी बड़ी अपनी भूमिका और कैसे अदा कर सकता है? लेकिन उन्होंने किया और करके बताया। यह उनके जीवन की विशालता, यह उनके जीवन की उदात्तता, यह उनके जीवन का इस राष्ट्र के प्रति अपरिमित योगदान का द्योतक है जो कि वो कर पाए। और वास्तव में उनके जीवन को जो पूजनीय बनाता है, उनके जीवन को जो वंदनीय बनाता है, उनके जीवन को और जो अपने को एक विशेष प्रकार की धारा से जोड़ता है, वह यही है। इसको और हमने बहुत तरीके से जानना और समझना। वास्तव में आज की युवा पीढ़ी के लिए जो प्रेरणा का और बड़ा कारण है, वह बड़ा कारण उनके जीवन का यही है कि उन्होंने इतनी बड़ी और इस राष्ट्र को थाती प्रदान की। यह राष्ट्र हमारा देवता है, यह राष्ट्र हमारी श्रद्धा का केंद्र है, यह राष्ट्र ही हमारी माता है, राष्ट्र ही हमारा पिता है, यह राष्ट्र ही हमारा सर्वस्व है। अपने साहित्य के सागर में इस शब्द को उन्होंने इतना अधिक नहलाया, इतना अधिक उसको परिष्कृत, परिमार्जित और संशोधित किया कि उनके साहित्य का आधार ही एक प्रकार से राष्ट्रबोध है। जिस राष्ट्रबोध से प्रेरणा प्राप्त करके इस राष्ट्र के अनेकानेक युवक इस राष्ट्र देव के चरणों में अपने आप को चढ़ा गए, अपने आप को समर्पित कर दिया। और ये उनके साहित्य, उनके जीवन की प्रेरणा का ही कहीं न कहीं सुफल और कहीं न कहीं सुफल प्रभाव है कि आज भी वह धारा अहर्निश इस राष्ट्र को और उस गंगा स्नान में, राष्ट्रबोध के गंगा स्नान में स्नान करा करके आज के भी युवकों को, आज के भी जनमानस को इस राष्ट्र देव के चरणों में समर्पित करने के लिए प्रेरित कर रही है। उसके लिए बार बार दिशा निर्देश दे रही है। साहित्यकारों की यह भूमिका और यह अद्भुत होती है। तुलसीदास जी महाराज आज 500 वर्ष बाद भी हमारे लिए प्रासंगिक हैं, तो वह व्यक्ति के नाते नहीं है, वह एक तत्व के नाते हैं। और वह तत्व है जो उन्होंने हमको प्रदान किया है रामचरितमानस के रूप में, कि आज जन जन उनके साहित्य को, रामचरितमानस को
अपने हृदय में बसा करके, उस चरित्र को अपने हृदय में बसा करके और अपने जीवन को संस्कारित कर रहा है, अपने जीवन को नर से नारायण बनने के मार्ग पर अग्रसर कर रहा है। वैसी की वैसी भूमिका इन अपने सुब्रमण्यम स्वामी जी की, इनको और आधुनिक युग का, और अपन अगर कहते हैं तुलसीदास जी कहते हैं तो भी और अतिशयोक्ति नहीं है। इस राष्ट्र के धारा को और ज्वाजलमान करने वाले यह एक अपदीप है, अगर ये कहते हैं तो भी अतिशयोक्ति नहीं। ऐसी महामना जो अपने लिए, अपने सुख संसाधनों के लिए एक प्रकार से कुछ भी इकट्ठा ना करके इस राष्ट्र, इस समाज के लिए अपना सर्वस्व दे करके भी और अपने आप को बहुत एक प्रकार से तुच्छ समझता हो, यह इनके जीवन की बहुत बड़ी विशालता है। यह इनके जीवन की बहुत बड़ी इनके जब साहित्य का अध्ययन करते हैं तो उसमें से और जो निकल करके आता है, तद्देशी प्रसूतस्य सका सागर जन्मना स्वयं स्वयं चरित्र शिक्षण पृथ्विया सर्व मानवा, तो अपने चरित्र, अपने जीवन के आधार का आदर्श खड़ा करके इस राष्ट्र और समाज को वह बोध देना जिस बोध की राष्ट्र और समाज को आवश्यकता है, तो वह आदर्श, वह प्रतिरूप बनना, वह प्रतिमान बनना, यह बहुत कठिन खेल है। परंतु वह प्रतिमान इन्होंने स्वयं का खड़ा करके और स्वयं के साहित्य के द्वारा ऐसे प्रतिमान इस राष्ट्र के गांव गांव में, जन जन में, हृदय हृदय में खड़ा हो, यह जो काम, यह अद्भुत काम, यह विलक्षण काम उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से किया है। आज ऐसे जो जीवन है, यह जीवन आज हम उनके और याद कर रहे हैं उनके जन्म दिवस पर, तो यह उनके और उसी धारा का इस राष्ट्र के लिए अनेकों लोगों ने और अनेकों प्रकार से जागरण का काम किया है। और उनके उस लोक जागरण, लोक साहित्य, लोक संस्कार का ही परिणाम है कि यह राष्ट्र इतने वर्षों के झंझावातों के बाद भी अपने पूर्ण गौरव के साथ, पूर्ण ओजस्व के साथ, पूर्ण तेज के साथ, पूर्ण अपनी मूल परंपराओं के साथ संपूर्ण विश्व के सामने एक आदर्श के रूप में खड़ा है। इस आदर्श रूप में खड़ा होने का जो सामर्थ्य इस राष्ट्र को मिला है, उस राष्ट्र के आधार और आधार यह सुब्रमण्यम भारती जी और इनके जैसे विलक्षण महापुरुष हैं, जिनके कारण से हमको वह मेधा, हमको वह शक्ति, हमको वह एक प्रकार से आधार मिला है जीवन का। उस आधार के कारण से हम सब आज विश्व के सामने अपने उस परंपरा की जय घोष, जयनाद कर पा रहे हैं। सत्य का आधार लेकर हम हिमालय से खड़े हैं, शील में, आदर्श में आज भी जग से बड़े हैं। यह जो घोष गुंजाने का काम उन्होंने किया है, मुझे लगता है यह धारा अहरनिश इस राष्ट्र को ही नहीं, संपूर्ण विश्व को दिशा देती रहेगी। उसके आधार पर भारत अपने जीवन की रचना करके संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन करता रहेगा। उनके साहित्य को आज जैसे इनको अपन एक तमिल भाषा के कवि के रूप में, एक तमिल भाषा के बहु इस आयामी व्यक्तित्व के बारे में बहुत अधिक इस राष्ट्र के जन जन को जानने की आवश्यकता है। इनके साहित्य को, इनके जीवन को समझने और समझाने और इनके साहित्य और इनके जीवन से प्रेरणा लेकर इस राष्ट्र को पुनः विश्व गुरु के सिंहासन पर आरूढ़ करने का दिव्य ध्येय और संकल्प लेकर के इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी ने जो यह अद्भुत अलौकिक कार्य और इस कार्यक्रम के माध्यम से एक विलक्षण संदेश देने के लिए यह इतनी सुंदर योजना की है। इस योजना के कारण से मुझे लगता है इस राष्ट्र के जन जन को ही नहीं, विश्व के उस सभी मानवता प्रेमी, धर्म प्रेमी, साहित्य प्रेमी हृदयों को एक अद्भुत ऊर्जा और एक सामर्थ्य प्राप्त होगा, जिसके आधार पर भारत तो पुनश्च विश्व गुरु के सिंहासन पर आरूढ़ होगा ही। अपने इस सिंहासन पर बैठकर संपूर्ण विश्व को और मानवता का पाठ पढ़ाने में सक्षम होगा।
ऐसे उदात्त ध्येय विचार और प्रेरणा के साथ किया जाने वाला यह इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी का कार्यक्रम निश्चित तौर पर मैं कृतकृत हूँ इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के, अभिभूत हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि साधुवाद प्रेषित करता हूँ संपूर्ण विश्वविद्यालय परिवार को कि उन्होंने इस कार्यक्रम की रचना की, मुझे उसमें बुलाया। आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम, आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। यह कार्यक्रम अपने उसी मूल ऊर्जा के साथ संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन करेगा। इसी शुभकामना शुभेच्छा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत साधुवाद। नमस्कार, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि जब कोई ऋषि, कोई महर्षि की वाणी निकलती है तो हमें कुछ नया मिलता है, नया बोध होता है। आपने देखा कितने ही बारीकी से आदरणीय विपिन बिहारी पाठक जी ने राष्ट्रबोध और राष्ट्रवाद के अंतर को समझाया। बहुत महत्वपूर्ण है और सब लोगों को यह समझना चाहिए कि भारतीय परंपरा में राष्ट्रवाद नहीं, राष्ट्रबोध का महत्व है। हम प्रतिस्पर्धी राष्ट्रवाद में विश्वास नहीं रखते। हम कभी भी वसुधैव कुटुंबकम मानने वाला यह देश कभी भी राष्ट्रवादी कैसे हो सकता है? चाहे वो विवेकानंद हो, चाहे सुब्रमण्यम भारती हो, चाहे प्रेमचंद हो, ये सब अपने अपने अपनी अपनी दृष्टियों से, अपने अपने दृष्टिकोण से राष्ट्रबोध ही पैदा कर रहे थे। हमारे भीतर एक संस्कार पैदा कर रहे थे। राष्ट्रबोध में संस्कार है, परंपरा है, संस्कृति है, राष्ट्रवाद में प्रतिस्पर्धा है। सुब्रमण्यम भारती को केंद्र में रखकर जो यह बात कही गई, वह आज के इस समारोह की एक उपलब्धि। अब मैं आपका अधिक समय न लेते हुए अपने प्रिय बंधु आदरणीय प्रोफेसर चंदन कुमार जी से अनुरोध करता हूं कि सुब्रमण्यम भारती के भारती पुत्र सुब्रमण्यम भारती के बारे में हमें अवगत कराएं। प्रोफेसर चंदन कुमार जी दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। उत्तर भारत, माफ कीजिए, पूर्वोत्तर भारत इनका प्रिय स्थल है। वहां पूर्वोत्तर भारत के भारतवासियों के साथ इन्होंने भारतीय परंपरा और संस्कार को विकसित और विस्तृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और जब भी भाई साहब बात करते हैं तो कहीं ना कहीं पूर्वोत्तर जरूर आ जाता है, जहां से अरुण का पहला प्रकाश हमें मिलता है। और चंदन जी जब बोलते हैं तो सुवासित करते हैं हमें अपने नाम के अनुरूप। तो चंदन जी, आप हमें सुवासित करें। आप अपने 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 विचारों से हमें लाभान्वित करें। प्रोफेसर चंदन कुमार जी, नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? जी, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। स्वतंत्रता संघर्ष एवं प्रवासन अध्ययन केंद्र, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रकवि सुब्रमण्यम भारती की जयंती पर आयोजित इस व्याख्यान के संरक्षक कुलपति प्रोफेसर नागेश्वर राव जी, सम कुलपति प्रोफेसर सत्यकाम जी,
इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री विपिन जी, मुझे सुन रहे शोधार्थी, विद्यार्थी और वरेण्य विद्वत समाज, आप सबको मेरा प्रणाम। आज का यह कार्यक्रम सुब्रमण्यम भारती जी पर है, राष्ट्रवाद पर है। मुख्य वक्ता मेरे सखा और वैचारिक सहयात्री, अखिल भारतीय साहित्य परिषद के क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्री विपिन जी हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति श्री नागेश्वर राव जी की उपस्थिति है। समकुलपति प्रोफेसर सत्यकाम जी के उद्बोधन से शुरू हुई आज की इस वैचारिक यात्रा में मेरी भूमिका समाहार की है। समाहार यानी जो अच्छा कहा जा चुका है उसे फिर से आपसे कहना, या जो विषय पर कहा जाना चाहिए था उसकी तरफ संकेत करना। मुझे खुशी है कि प्रोफेसर सत्यकाम जी और प्रोफेसर नागेश्वर राव जी ने हिंदी क्षेत्र से बाहर की रचनात्मकता पर विचार करने का निर्णय लिया। मैं तो अक्सर कहता हूं कि स्वातंत्र्योत्तर भारत, खासकर साठोत्तरी भारत की हिंदी की दुनिया बल्ली महारान से शुरू होती है और दरीबे पर खत्म हो जाती है। बल्ली महारान से दरीबे तक तेरी मेरी कहानी दिल्ली में। राष्ट्र क्या है, भारतीय राष्ट्र के सांस्कृतिक उत्स क्या है, भारतीय राष्ट्र के साथ संवाद के बिंदु क्या बनते हैं, सुब्रमण्यम भारती जी के बहाने से इस पर चर्चा हुई है और होनी भी चाहिए। स्वातंत्र्योत्तर भारत के विश्वविद्यालयों में कला, मानविकी और समाज विज्ञान के संकाय संस्कृति और राष्ट्र की समझ को लेकर और भारतीय साहित्य में इनकी उपस्थिति को लेकर कई अर्थ अनर्थों से संदर्भित रहे हैं। प्रश्न उठता है कि हम इन अवधारणाओं को कैसे समझें। मैं जब ऐसा कह रहा हूं तो मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के उस विचार सूत्र का संदर्भ दे रहा हूं जहां वे मानते हैं कि राज्य न रहे तब भी राष्ट्र रहता है। राज्य की केंद्रीयता में अवधारणाओं की व्याख्या नियंत्रण, एकाधिकार, व्यक्तिवाद के चरम को जन्म देती है। अमेरिका, यूरोप और वामपंथी देशों के उदाहरण प्रमाण है। राष्ट्र, राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय संदर्भ को कैसे समझा जाए, भारत, भारतीय और भारतीयता को कैसे समझा जाए, यह भी कि क्या एकता का अर्थ समरूपता है। इन अवधारणाओं को समझने की दृष्टि क्या हो, दृष्टि से ही समाधान निकलेगा। आज आपके विश्वविद्यालय ने, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने जो विषय प्रस्तावित किया है वो उस विषय का पहला अंश राष्ट्रवाद है। भारतीय साहित्य में भारतीय संस्कृति और भारतीय राष्ट्र को समझने के बिंदु क्या हैं, दृष्टि महत्वपूर्ण है। मैं अक्सर कहता हूं दृष्टि यानी विजन। विजन साइट नहीं है। आपकी आंखें हो सकती हैं फिर भी आप दृष्टिहीन हो सकते हैं। मैं तो कई बार मजाक में कहता हूं कि स्वातंत्र्योत्तर भारत के विश्वविद्यालयों के कुछ एक अपवादों को छोड़ दें तो कला, मानविकी और समाज विज्ञान के संकाय इस चाक्षुष दृष्टिहीनता से संपन्न रहे। भारत को, भारतीय राष्ट्र को
एक जीवंत अवधारणा के रूप में देखने की कोशिश की जानी चाहिए। दीनदयाल जी बार बार इस बात को कहते हैं। उनकी एक पुस्तक है एकात्म मानववाद, सुरुचि प्रकाशन से छपी है। इसके पृष्ठ 34 पर वे कहते हैं कि राष्ट्र का अस्तित्व उसके नागरिकों के जीवन का ध्येयभूत आधार है। जब एक मानव समुदाय के समक्ष एक व्रत, विचार या आदर्श रहता है और वह समुदाय किसी भूमि विशेष को मातृभाव से देखता है, तब वह राष्ट्र कहलाता है। इनमें से एक का भी अभाव हो तो राष्ट्र नहीं बनेगा। जैसे शरीर में आत्मा नाम की वस्तु है, आत्मा के कारण व्यक्ति रहता है। दरअसल जिसे राष्ट्रवाद कहा गया ना, वो नेशनलिज्म का हिंदी अनुवाद है। नेटिव होना एक खास जगह पर रहना है। नेशनलिज्म भौगोलिक स्थिति के साथ सत्ता का संवाद होने से बनता है, जबकि राष्ट्र सत्ता केंद्रित अवधारणा नहीं है। हमारी जो समस्याएं हैं वे राज्य को राष्ट्र का पर्याय मान लेने के कारण हैं। भारतीय संदर्भ में राष्ट्र अनिवार्यतः राज्य नहीं है। मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि हम राज्य की अनुपस्थिति में भी राष्ट्र भाव को जीने वाले समाज हैं, जिसकी तरफ सत्यकाम जी ने इशारा किया विपिन जी का संदर्भ देते हुए। राष्ट्रबोध, महाभारत का एक श्लोक उद्धृत करूंगा। न राज्यम न राज्यास्यत न दंडो न च दांडिकः धर्मेणैव प्रजा सर्वा रक्षान्ति स्मम परस्परम। यह महाभारत के शांति पर्व का श्लोक है। इसमें कहा गया है कि हे राजन, शाक द्वीप के मंक मशक मानस मदंग नामक जनपद में न कोई राजा है, न दंड है, न दंड देने वाला है। वहां के लोग धर्म के ज्ञाता है, स्वधर्म पालन से के प्रभाव से ही एक दूसरे की रक्षा करते हैं। यही वो धर्म भाव है जो जीवन में बदलाव ला देता है। यह दृष्टि अधिकार, विजय, भोग और सत्ता केंद्रीयता के मूल्यबोध का प्रतिपक्ष है। मित्रों, एक तथ्य स्पष्ट होना चाहिए। मैं सुब्रमण्यम भारती के संदर्भ में इस तथ्य की थोड़ी व्याख्या भी करूंगा। भारत केंद्रित मूल्यबोध, भारत बोध सत्ता केंद्रित बोध नहीं है। हम नायकत्व की, राष्ट्र की, समाज केंद्रित अवधारणा है। जब आप विचार सरणी को, चिंतन प्रणाली को सत्ता केंद्रित व्याख्या में ले जाते हैं तो अनर्थ बनाते हैं। मेरा आपसे निवेदन है, मैं विश्वविद्यालयों के विद्वानों से अक्सर निवेदन करता हूं, कई जगह वो निवेदन स्वीकार भी हुआ कि संस्कृति हो या राष्ट्र, यदि आप सत्ता की केंद्रीयता में इन तथ्यों को पढ़ेंगे तो शायद एक राष्ट्र के रूप में हमारी सांस्कृतिक निरंतरता को आप नहीं पढ़ पाएंगे। संकेत यह है कि सुब्रमण्यम भारती की रचनात्मकता और भारतीय राष्ट्र की सांस्कृतिक निरंतरता को एक दूसरे के संवाद में कैसे पढ़ा जाए। विपिन जी ने बताया, सत्यकाम जी ने भी संकेत किया कि सुब्रमण्यम भारती को सशरीर बहुत कम समय मिला। 11 दिसंबर 1882 को वो धरा पर आए और 11 सितंबर 1929 को उनका प्रयाण हुआ। जो लोग तमिल साहित्य के ज्ञात के साथ संवाद किया है उन्हें ज्ञात होगा कि उन्हें महाकवि भरतयार नाम से भी जाना जाता है। देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत कविताएं लिखने के साथ साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी उनकी सक्रिय भागीदारी रही। उनका व्यक्तित्व बहुआयामी रहा। वे आर्म्स चेयर थिंकर नहीं थे। वे समाज सुधारक से लेकर पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी और लेखक भी थे। भारती की रचनाओं से प्रभावित होकर
दक्षिण भारत में बड़ी संख्या में लोग आजादी की लड़ाई में शामिल हुए। सुब्रमण्यम भारती जब 5 वर्ष के थे तभी उनकी माता का निधन हो गया। बाद में पिता का निधन भी जल्दी हो गया। उनका विवाह भी 11 वर्ष की अल्प आयु में हो गया था। मैं आपको बताऊं, वाराणसी में उनकी बुआ रहती थी। वे पिता के निधन के उपरांत वाराणसी अपने बुआ के पास चले आए। बुआ के पास वाराणसी आना और फिर अध्यात्म और राष्ट्रवाद से उनका संवाद होना उनके जीवन पर काशी का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। जब 4 साल वो काशी में रहे तो संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी भाषा का अध्ययन किया। अंग्रेजी भाषा के कवि हुए हैं शैली से वो बहुत प्रभावित थे। वो एक्टेपुरम में उन्होंने शैलियन गिल्ड नामक एक संस्था भी बनाई थी और शैलीदासन उपनाम से वे अनेक रचनाएं भी लिखा करते थे। काशी में जो उन्हें सांस्कृतिक बोध का संस्कार मिला वो आगे चलकर उनकी काव्य का मुख्य स्वर बना। काशी में उनका संपर्क भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र द्वारा निर्मित हरिश्चंद्र मंडल से भी रहा। काशी में कुछ समय के लिए उन्होंने अध्यापन भी किया। एनी बेसेंट के साथ उनका एक संवाद है जिसमें वो संवाद बताता है कि तत्कालीन राजनीतिक परिवेश से और तत्कालीन सांस्कृतिक परिवेश की एक खास किस्म की व्याख्या से वो बराबर असंतुष्ट रहे। बाद में सुब्रमण्यम भारती ने पत्रकारिता और अन्य क्षेत्रों में भी अपनी गतिविधि की। कई समाचार पत्रों का प्रकाशन और संपादन किया। इन समाचार पत्रों में तमिल दैनिक स्वदेश मित्रम, तमिल साप्ताहिक इंडिया, अंग्रेजी साप्ताहिक बाला भारतम जैसे कई समाचार पत्र आए। जब मैं ऐसा आपसे कह रहा हूं तो आपको सिर्फ संकेत कर रहा हूं कि उनकी रचनात्मकता किन चीजों से बनती है। अपनी पुस्तक गीतांजलि, जन्मभूमि, पांचाली सप्तम में वे आधुनिक तमिल शैली का प्रयोग करते हैं जिससे उनकी भाषा जनसाधारण के लिए आसान बनती है। संस्कृत, बांग्ला, हिंदी, अंग्रेजी सभी भाषाओं के साथ उनका संवाद था। मित्रों, पर उनका लगाव तमिल के साथ था। एक बात बताऊं आपको, सन 1907 के ऐतिहासिक सूरत कांग्रेस में सुब्रमण्यम भारती शामिल हुए थे। नरम और गरम दलों के बीच की तस्वीर वहीं स्पष्ट हुई थी। भारती ने तिलक, अरविंद और अन्य नेताओं के गरम दल का समर्थन किया था। इसके बाद वे अपनी लेखन और राजनीतिक गतिविधियों में शामिल हो गए। भारती के संपूर्ण राष्ट्रगीतों का मूल स्वर एक मुक्त स्वतंत्र भारत राष्ट्र की कल्पना है। स्वतंत्रता देवी उनके काव्य का स्थान इष्ट देवी के रूप में आती है। आपको पता है उनकी कविता है वंदे मातरम। वंदे मातरम की पंक्तियां हैं, एक मां की कोख से ही जन्मे हम, अरे विदेशियों हम अभिन्न हैं, मनमुटाओं से क्या होता है, हम भाई भाई ही रहेंगे, हम वंदे मातरम ही कहेंगे। इसी तरह भारत माता में भी वे कहते हैं, भारत माता उनकी कविता है, युद्ध क्षेत्र में ज्ञान में गीता का गाए, मुख किसका था वह वैर विनाशक ज्ञान प्रदायक, भारत मां का मुख। आपको पता है एक सज्जन हुए हैं डॉक्टर एन सुंदरम और डॉक्टर विश्वनाथ विश्वासी। इन मित्रों ने उनके कतिपय तमिल रचनाओं का हिंदी पद्यानुवाद किया है। आप पढ़िएगा, उस हिंदी पद्यानुवाद से आपको स्पष्ट होता है कि आद्यंत हिमालय
कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और कच्छ से लेकर कटक तक एक समर्थ भारत का स्वप्न सुब्रमण्यम भारती की रचनात्मकता के केंद्र में रहा है। मित्रों, यह बिना मेधा शक्ति के संभव नहीं था। जब तक आप देश को प्यार नहीं करते हैं तो देश को शक्तिशाली होने का स्वप्न भी नहीं देख सकते हैं। मैं अक्सर अपने विद्यार्थियों से एक बात कहता हूं कि अगर तुम जानना चाहते हो कि कौन तुम्हें प्यार करता है तो एक ही कसौटी है जीवन की, और वो यह है कि कौन तुम्हें शक्तिशाली होते हुए देखना चाहता है। जो आपको प्यार करता है वो आपको शक्तिशाली होते हुए देखना चाहता है। भारत मां को सुब्रमण्यम भारती शक्तिशाली होते हुए देखना चाहते हैं क्योंकि भारत मां को प्यार करते हैं। मित्रों, भारत समुदायम शीर्षक कविता भारती के इसी भावबोध को स्पष्ट करती हुई कविता है। भारत समुदाय की जय हो, 33 कोटि मानवों का संगम, सबका इस पर सम अधिकार, अपूर्व है भारत समुदाय, विश्व पट पर नवल चित्र है। जब आप इस देखेंगे, यह नवल चित्र सुब्रमण्यम भारती के सपनों को बनाता हुआ चित्र है। यह नवल चित्र सुब्रमण्यम भारती की रचनात्मकता का उत्स बनता हुआ चित्र है। छत्रपति शिवाजी कविता, सुब्रमण्यम भारती कहां थे, छत्रपति शिवाजी कहां थे? छत्रपति शिवाजी कविता में प्राकृतिक संपदा, बलपूर्वक शासन, मंदिर और वेद का अपमान किए जाने का वो उल्लेख करते हैं, और इस उल्लेख के साथ वो शिवाजी में एक मुक्ति का स्वप्न देखते हैं। आतताई हमें यूं सताते रहे और हम यूं सहन कर दुराचार को नारकीय तुल्य जीवन बिताते रहे, तो भला कौन जीवन कहेगा इसको? इसे जन्म यदि हुआ है तो मरण भी अटल, जन्म भू ध्वंसकारी पतित म्लेच्छ है, जो मिटाना नहीं चाहता हो इन्हें, वो भले मृत न हो किंतु जीवित नहीं है। आत्मसम्मान खोकर दासता वृत्ति को स्वीकारना सुब्रमण्यम भारती को स्वीकार्य नहीं है। भारती के काव्य का चरम लक्ष्य भारत माता, राष्ट्र चेतना और भारतीय सांस्कृतिक बोध की चेतना है। इसी चेतना को वे हमारा देश कविता में कहते भी हैं, उज्ज्वल हिमगिरि श्रृंग हमारा, विश्व भर में वह है न्यारा, सुधामयी गंगा हमारी, इसकी नहीं कोई समतारे। सांस्कृतिक गौरव से उत्पन्न भावबोध सुब्रमण्यम भारती का संस्कार करता रहा है। आज इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के इस मंच पर भारतीय राष्ट्र की सांस्कृतिक निरंतरता का यह संवाद विश्वविद्यालयों का भी संवाद बने तो सुब्रमण्यम भारती को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सुब्रमण्यम भारती के जयंती के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में सखा, शुभचिंतक, सबके बौद्धिक विमर्श को सुनना और उनके साथ संवाद करना और उसमें मुझे आमंत्रित करना, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। आप सबों को सादर प्रणाम। भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती। नमस्कार। धन्यवाद प्रोफेसर चंदन कुमार जी। चंदन कुमार जी जब भी बोलते हैं तो मैं यही कहता हूं कि विचार की दृष्टि से और वक्तृत्वता की दृष्टि से जैसे सिर पर जादू चढ़कर बोलता है, और आज भी आप लोगों ने सुना उनके भावों को, उनके विचारों को। हम कार्यक्रम की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति और परंपरा ये रही है कि जो हमारा कुलगुरु है, उस कुलगुरु के आशीर्वाद के बिना हमारा कोई भी कार्यक्रम, हमारा कोई भी यज्ञ,
हमारी कोई भी संविधा पूरी नहीं हो सकती। प्रोफेसर नागेश्वर राव हमारे गुरु हैं, हमारे कुल गुरु हैं, और हम चाहते हैं कि वे अपने आशीर्वचन से इस कार्यक्रम को समृद्ध करें और हमें लाभान्वित करें। आदरणीय कुलपति महोदय प्रोफेसर नागेश्वर राव साहब। आदरणीय विपिन पाठक जी, जो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भी हैं, आदरणीय चंदन कुमार जी, हमारे बहुत प्रिय भी हैं, और कार्यक्रम को इस रूप में लाने वाले आदरणीय सत्यकाम जी और विद्वज्जन। आज राष्ट्रकवि सुब्रमण्यम भारती का जन्मदिन है। हम इस जयंती समारोह को मना रहे हैं, और हमें जो आज ऊर्जा प्राप्त हुई है, शब्दों की ऊर्जा, आदरणीय पाठक जी से, आदरणीय चंदन कुमार जी से, बहुत ही प्रेरक उद्बोधन था। मैं लगातार सुन रहा था। आदरणीय पाठक जी ने राष्ट्रवाद, राष्ट्रबोध, सुब्रमण्यम भारती जी का जो योगदान है, दक्षिण में किस प्रकार से वह फलीभूत हुआ, आदरणीय चंदन कुमार जी ने इसी भावना को और आगे बढ़ाते हुए हम सबको एक अवसर दिया कि हम लोग इस दिशा में चिंतन करें। आज राष्ट्र के प्रति समर्पण, कर्तव्य बोध, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रवाद, ये सब ऐसे शब्द हैं जो कहीं ना कहीं हम सबको अपनी आत्मा से राष्ट्र को जोड़ने में मदद करते हैं। और आज हम जो इस जयंती को मना रहे हैं, उसके पीछे सिर्फ उद्देश्य यही है कि हम किस प्रकार से अपना जो भी थोड़ा बहुत योगदान है राष्ट्र के लिए कर सकें। कविता एक ऐसा माध्यम है जो लोगों का ध्यान सबसे ज्यादा आकर्षित करता है, और इसीलिए सुब्रमण्यम भारती जी का जो स्थान है राष्ट्र कवि के रूप में, और जिसका विवेचन सुस्पष्ट शब्दों में आदरणीय चंदन कुमार जी ने और आदरणीय पाठक जी ने किया, हमारे मन में एक नई स्फूर्ति, नया जागरण होता है। और सत्यकाम जी ने शायद जो इनका प्रवासी अध्ययन केंद्र है, उसमें एक इस चिंतन को मूर्त रूप देने का जो बीड़ा उठाया है, जो प्रयास वो कर रहे हैं, उसमें निश्चित रूप से यह लाभकारी होगा। हम बड़े व्यक्तियों को उनके बड़प्पन के कारण नहीं, उनके विचारों के कारण, उनकी संप्रेषण क्षमता के कारण याद करते हैं। कवि के जो शब्द हैं, वो शब्द हमें किस प्रकार से प्रेरित कर रहे हैं, किस प्रकार से हमें एक दिशा दे रहे हैं, और वो दिशा जो राष्ट्र के हित में है, समाज के हित में है, हम सबके हित में है। बहुत अच्छा आयोजन रहा और हम सबको मार्गदर्शन भी मिला। पाठक जी के प्रति हम अपना आभार भी व्यक्त करते हैं, चूंकि जिस सरल भाषा में उन्होंने सुब्रमण्यम भारती जी के चिंतन को अभिव्यक्त किया,
वो हम सब के लिए बहुत लाभकारी था। क्योंकि मैं उनके चिंतन से बहुत ज्यादा वाकिफ नहीं था, लेकिन आज जो बातचीत हमने सुनी, आज जो विचार चंदन जी ने और पाठक जी ने हम सबके सामने रखे, हम सबके लिए लाभकारी है। बहुत अच्छा आयोजन, शुभकामनाएं। हम कोशिश करें कि जो आज यहाँ पर सुने हैं उसको हम अपने मन में, अपने हृदय में उसको स्थान दें, इसको अपना प्रेरणा स्रोत बनाएं और इनके कुछ बिंदुओं को क्रियान्वयन करने का प्रयास भी करें। हमारी शुभकामनाएं हैं और हमारे अतिथियों को हमारा विशेष सादर आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम अपना कार्यक्रम समाप्त करने जा रहे हैं, लेकिन इस कार्यक्रम को अंत की ओर ले जाने से पहले प्रोफेसर सत्यकांत जी को बहुत बहुत प्रणाम। नमस्कार सर, नमस्कार। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहा आप समापन करें उससे पहले मैं प्रणाम निवेदन कर देता हूँ। जी 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 सर, सभी सभी विश्वविद्यालय परिवार को बहुत बहुत प्रणाम, सभी श्रोताओं को बहुत बहुत प्रणाम। स्वतंत्रता आंदोलन और प्रवासी अध्ययन केंद्र इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के इस केंद्र की ओर से जब आदरणीय कुलपति महोदय ने परामर्श दिया तो मैं आह्लादित हो गया, क्योंकि मेरे मन में भी ऐसा ही कुछ गुन रहा था, बुन रहा था। मैं हमेशा अपने माननीय कुलपति से प्रेरणा ही लेता हूं, रोज कुछ न कुछ सीखता हूं। मैं बहुत प्रगल्भ हूं और मेरी इस प्रगल्भता को और मेरी इस अज्ञानता को रोज सहज भाव से मेरे कुलगुरु और मेरे कुलपति उसे दूर करते हैं। और जो बात उन्होंने आज कही, वही बात मैं कहने वाला था, लेकिन कहा ना कि मेरा हृदय और उनका हृदय बिल्कुल एक है, मन एक है। कि जो उन्होंने कहा कि शब्दों की और विचारों की ऊर्जा मिली। उन्होंने कहा कि राष्ट्र जो है उसका जुड़ाव आत्मा से होता है। कविता मनुष्य को आकर्षित और प्रेरित करती है, नई स्फूर्ति और नया जागरण प्रदान करती है। आप जानते हैं कि आदरणीय कुलपति महोदय प्रबंधन के विद्यार्थी, लेकिन साहित्य में इनकी इतनी अभिरुचि है और साहित्य में इनका इतना भावबोध है कि कभी कभी इन्हें न जानने वाला व्यक्ति इन्हें साहित्य का मर्मज्ञ ही समझेगा। मैं प्रणाम करता हूं ऐसे कुलगुरु को, ऐसे कुलपति को, जो न केवल विश्वविद्यालय के इस महायान को लगातार नम्रता भाव से, विनम्रता भाव से एक दिशा दे रहे हैं, बल्कि हर व्यक्ति को इस महायान में जो भी बैठा है उसके प्रति वे संवेदनशील हैं। मैं प्रणाम करता हूं। अभिनंदन तो आपका क्या करना, आप तो हमारे अंग हैं, हमारे गुरु हैं। जब मैंने इस गोष्ठी के लिए, सुब्रमण्यम भारती जी की जयंती के लिए जब मैंने वार्ता की आदरणीय विपिन बिहारी पाठक जी से, तो मैंने देखा उनके भाव, उनके शब्द
काफी संकुचित हो गए, क्यों भाई, क्यों, मेरे में क्या रखा है, क्यों बुला रहे हो। मैंने कहा हम आपको सुनना चाहते हैं। मैंने उनसे कहा कि आपके बारे में जो मैंने जाना है, जो सुना है, उसको मैं प्रत्यक्ष सुनना चाहता हूं। ये मौका प्रत्यक्ष मिलने का तो नहीं हो पाता, नहीं तो आपको हम जयपुर से दिल्ली बुलाते। लेकिन चूंकि ये एक सीमा समय की है, काल ने जो सीमा बांध रखी है, उसके कारण हम आभासी दृष्टि से ही मिल रहे हैं। आप आए, आपने हमें अपना अमूल्य समय दिया, ये सब कहना बड़ा ही औपचारिक लगता है मुझे। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप आए और आपने नए भाव बोध से हमें संपन्न किया, ये महत्वपूर्ण है। आते तो बहुत लोग हैं, जाते भी बहुत लोग हैं, लेकिन राष्ट्रवाद को राष्ट्रबोध के रूप में व्याख्यायित करना और भारत राष्ट्र को की नई संकल्पना को बताना, यह बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे विद्यार्थी ये बातें नहीं जानते हैं। चंदन जी ने बहुत अच्छा कहा, नहीं जानते हैं हमारे कलामर्मज्ञ। मार्क्सवाद की परिधि में बंधे हुए ये गुलाम मानसिकता से त्रस्त ये जो तथाकथित बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने भारत को बर्बाद कर दिया है, खास तौर पर बौद्धिक दृष्टि से। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूं कि आपसे हमारा संवाद हुआ। हम इस कार्यक्रम को बार बार चलाएंगे अपने ज्ञान दर्शन पर, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद, नमस्कार। चंदन जी, उनको धन्यवाद देने की औपचारिकता तो मैं नहीं करना चाहता हूं, लेकिन उन्होंने कुछ बातें कही हैं और मैंने कहा था वो चंदन से सुवासित करेंगे हमें, और उन्होंने किया। और जो ये कहा कि भारत बोध सत्ता केंद्रित नहीं होता, राष्ट्र और राज्य का क्या अंतर है, और उन्होंने सुब्रमण्यम भारती को और पाठक जी ने भी सुब्रमण्यम भारती को राष्ट्र कवि कहा। हम राष्ट्र कवि कहते हुए केवल दिनकर और मैथिली शरण गुप्त तक ही सिमट कर रह जाते। इससे बड़ा, सुब्रमण्यम भारती से बड़ा राष्ट्र कवि, आदि राष्ट्र कवि, हमारा पहला राष्ट्र कवि, जो कहते हैं कि सब शत्रु भाव मिट जाएंगे, अपनी कविता में सब शत्रु भाव मिट जाएंगे, भारत देश नाम भयहारी, जन जन इसको गाएंगे, सब शत्रु भाव। इसी बात को, भारत को, भारतीयता को, और मैं को जितने विस्तार से, जितनी महीनी से, जितनी बौद्धिकता से चंदन जी ने हमारे सामने रखा, और जो कहा कि भारतीयता एक जीवंत अवधारणा है, मातृभाव जो भारत के प्रति है उसको समझना चाहिए, जो जानना चाहिए। बहुत आभारी हूं इस नए भावबोध के लिए। और जब भी सुब्रमण्यम भारती जैसे कवि को हम पढ़ते हैं, चाहे वो दिनकर हो, चाहे मैथिली शरण गुप्त हो, या फिर सुब्रमण्यम भारती, तो हमारे रोम खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम राष्ट्रवाद से नहीं, राष्ट्रबोध से संप्रेषित। राष्ट्रवाद एक पश्चिमी अवधारणा है, और इसी कारण से मैंने ये रखा था कि पता चले कि राष्ट्रवाद और राष्ट्रबोध में अंतर क्या होता है। भारतीयता राष्ट्रबोध में समाहित है। विवेकानंद
जब अमेरिका जाके वहां पर अपना भाषण दिया तो राष्ट्रवाद को प्रचारित नहीं कर रहे थे, राष्ट्रबोध को सामने रखा। ये सारी बातें हमारे सामने आई तो हम अपने सारे विद्यार्थियों को या विभिन्न विश्वविद्यालयों में जो विद्यार्थी हैं, जो हमारे ज्ञान दर्शन को बार बार देखते हैं और देखेंगे, उन तक ये हमारा व्याख्यान पहुंचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी, आप आए, आप ही इस कार्यक्रम के सूत्रधार हैं, तो मैं अपने सूत्रधार को प्रणाम करता हूं। मैं देख रहा हूं अपने बहुत सारे क्षेत्रीय निदेशकों को, अपने शिक्षकों को, अकादमिकों को, विद्यार्थियों को, जो अलग अलग माध्यमों से हमारे सामने हमसे जुड़े हुए हैं। मैं समझता हूं कि आज हमारे विद्यार्थी और हमारा सारा इग्नू परिवार आप दोनों ही विद्वज्जनों के व्याख्यान से इतना लाभान्वित हुआ है। कुलपति जी के शब्दों में कहें तो जो ऊर्जा मिली है हमें आपसे, तो हम आपको धन्यवाद देने के साथ साथ अपने सभी साथियों को धन्यवाद देते हैं। हम अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सेंटर संचार केंद्र, मैं राजेश जी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने जो फेसबुक पर इसको ले जा रहे हैं। मैं अपने सारे साथियों से को धन्यवाद देता हूं जो इस गूगल मीट को संचालित करने में उन्होंने योगदान दिया है। पृष्ठभूमि में जितने भी लोग हैं जिनका मैं नाम न ले सका, उनको प्रणाम और बहुत बहुत कोटिशः धन्यवाद। एक बार फिर चंदन जी, आदरणीय पाठक जी, आप लोग आए और इतना गरिमामय और ऋषिमय वातावरण बनाया आपने कि हम सब मंत्र मुग्ध हैं। फिर मुलाकात होगी, हम फिर मिलेंगे। नमस्कार। बहुत बहुत सबको साथ